हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के उद्योग। ठीक है। चैप्टर क्या है? बड़ा है, लेंथी है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है राजस्थान के उद्योग। इस चैप्टर से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। एक ही वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे। बस आपको करना क्या है, वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी देखनी है, ताकि ये चैप्टर एक ही वीडियो में आप कंप्लीटली और कंसेप्चुअली आप इसको समझ जाओ और आपको याद हो जाए। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि उद्योग होते क्या है। तो देखो, उद्योग के अंतर्गत क्या होता है? कच्चा माल होता है, उसको मशीन, तकनीक और मानवीय श्रम की मदद से उस कच्चे माल की क्या की जाती है, नई नई वस्तुएं तैयार की जाती है। एग्जाम्पल से जैसे मान लो लोहे का अयस्क है, हेमेटाइट, ये क्या है? कच्चा माल है। इसको फैक्ट्री में ले जाया जाएगा, फिर वहां से क्या किया जाएगा? मशीन, तकनीक और मानवीय श्रम की मदद से उसमें से लोहा अलग किया जाएगा, और फिर उसी फैक्ट्री में लोहे से क्या अलग अलग चीजें बनाई जाएगी, उपकरण बनाए जाएंगे। लोहे से जो भी चीजें बनती है उन चीजों का निर्माण किया जाएगा। तो हेमेटाइट जो अयस्क था वो क्या हो गया? कच्चा माल। और उससे तैयार जितनी भी चीजें थी वो क्या हो गई? नई वस्तु जो तैयार की, किससे? कच्चे माल से। तो ये सब प्रोसेस और ये सब चीजें किसके अंतर्गत आती है? उद्योग के अंतर्गत आती है। अब देखो, अपना जो उद्योग का चैप्टर है इसको हम 5 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। हर हर एक भाग को हम वन बाय वन करके विस्तार से पढ़ेंगे, ताकि आपको शुरू से लेकर एंड तक पूरा चैप्टर ऐसे लगे जैसे कि आपको पूरा समझ में आ रहा है। ठीक है। वीडियो को पूरा देखना शुरू से लेकर एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं वो पार्ट कौन कौन से है। पहला जो हम पार्ट पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि राजस्थान में जो उद्योगों का विकास का जो क्रम रहा है, प्राचीन इतिहास से लेकर अभी तक, वो क्या रहा है, वो हम पहले पार्ट में देखेंगे। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि औद्योगिक विकास से रिलेटेड जो गवर्नमेंट की नीतियां थी वो क्या थी, कौन कौन सी नीतियां बनाई, कब कब आई, उसको हम इसमें देखेंगे। अगला जो पार्ट था उसमें हम देखेंगे कि राजस्थान में जो औद्योगिक विकास से संबंधित जो संस्थाएं, जितनी भी संस्थाएं हैं, कौन कौन सी संस्थाएं क्या क्या काम करती है, उन सबको हम किस पार्ट में देखेंगे? थर्ड पार्ट में। फोर्थ पार्ट में हम देखेंगे प्रमुख उद्योग, जैसे कि मान लो सूती वस्त्र उद्योग हो गया, चीनी उद्योग हो गया, तेल उद्योग, जितने भी प्रमुख उद्योग है उनको हम विस्तार से इस फोर्थ पार्ट में पढ़ेंगे। और आखिरी जो अपना पांचवा पॉइंट रहेगा, पार्ट रहेगा, उसमें हम जो राजस्थान के उद्योग से रिलेटेड जितने भी अपने इंपोर्टेंट पॉइंट होंगे उनको हम कवर करेंगे 5 पार्ट में। कौन सा? राजस्थान के औद्योगिक तथ्य में। ठीक है। तो अपने टोटल 5 पार्ट है राजस्थान के उद्योग चैप्टर के। चलिए शुरू करते हैं पहले पार्ट से। कौन सा है? राजस्थान में औद्योगिक विकास का क्रम। ठीक है। तो देखो, राजस्थान में औद्योगिक विकास के क्रम में जब हम प्राचीन इतिहास देखते हैं तो राजस्थान का इस दृष्टि से, औद्योगिक विकास की दृष्टि से, काफी संपन्न इतिहास रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ऐसी सभ्यताएं फली फूली है जहाँ पर तांबे का ही उपयोग किया जाता था, लोहे का उपयोग किया जाता था। इसका मतलब ये कि जो राजस्थान में जो सभ्यताएं थी वहाँ के लोग क्या करते थे? तांबे के उपकरण बनाना जानते थे, लोहे के उपकरण बनाना जानते थे। इसका मतलब उन लोगों को तांबा और लोहे का उपयोग करके नई नई वस्तु बनाने का क्या था? ज्ञान था। अर्थात औद्योगिक दृष्टि से जो प्राचीन काल है वो राजस्थान के लिए कैसा था? संपन्न इतिहास था। ठीक है। अगला जो है मध्यकाल के एंड में देखे, जब अंग्रेज आए, तो देखो उस समय जो राजस्थान में गांव गांव, ढाणी ढाणी में क्या होता था? हथकरघा उद्योग होते थे, मिट्टी के बर्तन हाथों से बनाए जाते थे, गलीचे बनाए जाते थे, हाथों से बहुत सारी चीजें बनाई जाती। तो ये क्या थी? अपनी बैकबोन थी किसकी? उद्योगों की। कौन से? परंपरागत उद्योग। ठीक है। अंग्रेजों ने क्या किया? नई नई टेक्नोलॉजी लाई, मशीनें लाई, और परंपरागत जो उद्योग थे उनको पूरी तरह से नष्ट कर दिया। ठीक है। किस काल में? मध्यकाल के एंड में। जब आजाद हुए हम, वर्तमान समय, आजादी के समय, तो आजादी के समय देखें तो राजस्थान में जो वृहद इकाइयां थी वो कितनी थी? टोटल 11। ठीक है। ये वृहद इकाइयां, वृहद उद्योग, मध्यम उद्योग, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग क्या होते हैं, इनको हम आगे विस्तार से देखेंगे। कौन सा पॉइंट है कि राजस्थान में 11 वृहद इकाइयां थी आजादी के समय। और आजादी के समय जो राजस्थान था वो औद्योगिक दृष्टि से क्या था? काफी पिछड़ा हुआ राज्य था। हमने इसमें क्या देखा? औद्योगिक क्रम देखा प्राचीन काल से आजादी तक का। ठीक है। आगे बढ़े अब, तो हम एक इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं क्या, कि औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत घटक। कहीं भी अगर औद्योगिक विकास होगा तो उसके लिए जरूरी होगा क्या? आधारभूत घटक। इन आधारभूत घटकों के जो घटक, जिसमें जो जो भी चीजें आएंगी, उनके अभाव में किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कोई औद्योगिक विकास नहीं हो सकता। अब वो घटक कौन कौन से, उनको देख लेते हैं। सबसे पहला घटक है खनिजों की उपलब्धता। इसको समझे तो मान लो जैसे कि राजस्थान में लो अयस्क की क्या है? कमी है। अब लोहे से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्री कारखाने होंगे, क्या वो राजस्थान में खुल सकेंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोहे से रिलेटेड जो कारखाने खुल ही नहीं सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर लोहे की क्या है? उपलब्धता ही नहीं, कच्चा माल ही नहीं, या लोहे की अयस्क ही नहीं है। ऐसा तो ये नहीं कि फैक्ट्रियां राजस्थान में खोल लेंगे, लोहा लेके आएंगे मध्य प्रदेश से। नहीं, क्योंकि उनसे ट्रांसपोर्ट का उनका खर्चा बढ़ जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले उपलब्धता क्या, कि जिस टाइप का उद्योग यहाँ खुल रहा है उस उद्योग में जिस कच्चे माल की जरूरत होती है वो वहां पर उपलब्ध होना चाहिए। सेकंड क्या है? ऊर्जा संसाधन की उपलब्धता। अब मान लो फैक्ट्री कारखाने खुल गए, अब उनको पानी भी चाहिए, बिजली भी चाहिए। अगर पानी बिजली नहीं है तो क्या कारखाने चल सकते हैं? बिल्कुल नहीं चल सकते। तो ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता भी क्या है? जरूरी है। अगली इंपॉर्टेंट क्या है आधारभूत घटक? अपना सरकार की नीतियां। अब सरकार की नीतियां अगर औद्योगिक विकास के अनुकूल होगी तो उस स्टेट में, उस कंट्री में क्या होगा? औद्योगिक विकास होगा।
अब मान लो आपने कहीं पर कारखाना खोल दिया, लेकिन वहां पर आपको सरकार बिजली काफी महंगी दे रही है, ट्रांसपोर्ट में काफी ज्यादा टैक्स, कस्टम ड्यूटियां, बहुत सारी चीजें टैक्स लगा के आपको क्या हो रहा है, काफी नुकसान हो रहा है, लागत भी ज्यादा लग रही है, मुनाफा ज्यादा नहीं निकल रहा है। तो आप क्या करोगे, क्या वहां पर उद्योग खोल पाओगे? बिल्कुल नहीं। तो सरकार की नीतियां अगर औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल होगी, उद्योगों के लिए अनुकूल होगी, तो वहां पर औद्योगिक विकास होगा, और औद्योगिक विकास होगा तो उस एरिया में क्या होगा, रोजगार का सृजन होगा। रोजगार का सृजन होगा तो ओवरऑल स्टेट का क्या होगा, विकास होगा। स्टेट अगर ग्रो करेगा तो कंट्री ग्रो करेगी। ठीक है, आगे बढ़े। तो अब देखते हैं अपना जो सेकंड पार्ट है वो कौन सा, औद्योगिक विकास है तो नीतियां। अब इसमें हम उन नीतियों को देखेंगे जो गवर्नमेंट ने उद्योगों से रिलेटेड बनाई है। ठीक है, अब देखो नीतियां चाहे कोई सी भी हो, चाहे उद्योग से जुड़ी हो, खनिज से जुड़ी हो, किसी भी कैटेगरी से जुड़ी हो, इंपॉर्टेंट क्या होती है, एक तो पहली नीति जो फर्स्ट नीति आई, और एक आखिरी जो नवीनतम नीति है, ये दो नीतियां सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो देखा राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, तो जो प्रथम औद्योगिक नीति थी वो कब आई, 1978 को। उद्देश्य क्या था इसका, लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास करना। क्यों? क्योंकि राजस्थान का जो बैकबोन है अपने स्टेट या अपने कंट्री की जो बैकबोन है, सबसे ज्यादा बैकबोन क्या है, परंपरागत उद्योग, हाथ से बनाने वाली चीजें। गांव गांव में लघु कुटीर उद्योगों का विकास करना ही क्या था, इस प्रथम औद्योगिक नीति का क्या था, लक्ष्य था और उद्देश्य था। और उस समय जो सीएम थे वो कौन थे, बेरो सिंह शेखावत जी। ठीक है, ये कौन सी थी, प्रथम औद्योगिक नीति। प्रथम इसलिए क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। सेकंड बात करें तो दूसरी औद्योगिक नीति कब आई, 1991 को, 1991 को। उद्देश्य क्या था, रोजगार के अवसर बढ़ाना। अब उद्योगों का विकास होगा तो मैंने आपको समझाया रोजगार कैसे बढ़ेगा, फैक्ट्रियां लगेगी, फैक्ट्रियों में मजदूरों की आवश्यकता होगी, काम करने वालों की आवश्यकता होगी। तो जिस एरिया में फैक्ट्री लग रही है तो वहां पर काम करने वाले कहीं बाहर से तो नहीं लाएंगे, वो बंगाली खाड़ी से तो लेके नहीं आएंगे, आसपास के एरिया में रहने वाले को क्या देंगे, वहां पर नौकरी देंगे। इससे क्या हो रहा है, उस एरिया में क्या हो रहा है, औद्योगिक विकास तो हो रहा है, साथ में रोजगार विसर्जन हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। इससे क्या होगा, स्टेट डेवलप करेगा, स्टेट डेवलप करेगा तो कंट्री अपने आप डेवलप करेगी। ठीक है, ये क्या हो गया, सेकंड औद्योगिक नीति। उद्देश्य क्या था, रोजगार के अवसर को बढ़ाना। दो एरिया में इसमें क्या किया गया, फोकस किया गया, कौन कौन से, कृषि और खनन। तीसरी जो औद्योगिक नीति है वो कब आई, 1994 को। उद्देश्य क्या था, तीव्र औद्योगिक विकास करना। ठीक है, फोर्थ जो औद्योगिक नीति है, फोर्थ औद्योगिक नीति 1998 में, 1998 को आई। उद्देश्य क्या था कि राज्य में औद्योगिक विकास के विशिष्ट ढांचे का क्या करना, विकास करना। और जो पांचवी औद्योगिक नीति है वो 2010 को आई। उद्देश्य क्या था, औद्योगिक विकास के आधारभूत ढांचे का विकास करना। अब आधारभूत ढांचा क्या, मैंने अभी आपको समझाया था, कोई भी उद्योग या कोई भी जो निवेशक है फैक्ट्री खोलना चाहेगा या किसी भी उद्योग का स्थापना करना चाहेगा, उसके लिए उसको आधारभूत चीजें चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, सरकार की जो नीतियां हैं काफी अच्छी होनी चाहिए। अगर वो उसको मुनाफा भी हो, अगर उसकी लागत ज्यादा है, मुनाफा कम है, तो क्या उद्योग विकसित हो सकेंगे, बिल्कुल नहीं हो सकेंगे। तो क्या किया गया, गवर्नमेंट खुद आधारभूत ढांचा तैयार करके लोगों को इन्वाइट करेगी कि आप आइए यहाँ पर क्या करें, उद्योगों की स्थापना करिए। अगला जो अपनी नीति थी वो कौन सी है, छठी औद्योगिक नीति कब आई, 2015 को। उद्देश्य क्या था, एमएसएमई को बढ़ावा देना। अब एमएसएमई क्या है तो उसको देख लेते हैं। एम माने माइक्रो यानी कि सूक्ष्म और लघु उद्योग, एस माने स्मॉल छोटे उद्योग, एम माने मीडियम उद्योग, और ई यानी एंटरप्राइज यानी कि उद्योग। मतलब कि एमएसएमई के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु, छोटे और मध्यम आकार के जो उद्योग आते हैं उनको इस कैटेगरी में शामिल किया जाता है। तो इसको क्या करना, बढ़ावा देना। मतलब जो अपनी बैकबोन है परंपरागत उद्योग, उसको बढ़ावा देना क्या था, छठी औद्योगिक नीति का उद्देश्य था। राजस्थान की जो नवीनतम लेटेस्ट नीति देखे तो 2019 राजस्थान औद्योगिक नीति 2019 को आई। सीएम कौन थे, अशोक गहलोत जी। ठीक है, क्या था इसका लक्ष्य, इसका लक्ष्य था कि भारत में राजस्थान को ऐसा पसंदीदा क्षेत्र बनाना कि कोई भी अगर इन्वेस्ट करना चाहे, फैक्ट्री डालना चाहे, तो उसको सबसे पहले कौन सा राज्य दिखे, राजस्थान राज्य, अर्थात पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में उभारना इसका क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट लक्ष्य था। तो हमने ये देखा क्या औद्योगिक विकास हेतु जो गवर्नमेंट की नीतियां थी उसको शुरुआत से लेकर जो 2019 में जो औद्योगिक नीतियां वहां तक हमने देखा। अब हम देखते हैं उद्योगों का वर्गीकरण। अब उद्योगों के वर्गीकरण में जो हमने नीतियों में देखा, एमएसएमई, मध्यम लघु शुष्क उद्योग, वो होते क्या है उनको हम अब यहाँ पर देखते हैं उद्योगों के वर्गीकरण में। ठीक है, तो देखो उद्योगों का वर्गीकरण करेंगे तो पहला आधार अपना क्या होगा, पूंजी के निवेश के आधार पर, अर्थात पूंजी माने पैसा। तो देखो भारत सरकार का जो एमएसएमई मंत्रालय है, मतलब कि सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय, उसके द्वारा 1 जून 2020 को भारत के उद्योगों हेतु नवीन वर्गीकरण जारी किया। और उस वर्गीकरण में लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, मध्यम उद्योग की क्या कैटेगरी रखी, क्या सीमाएं, क्या लिमिट रखी पूंजी के हिसाब से, उसको हम इसमें देखते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें हम देखेंगे कुटीर जिसको सूक्ष्म उद्योग कहते हैं वो देखेंगे, दूसरा देखेंगे हम लघु उद्योग, फिर मध्यम उद्योग और फिर वृहद उद्योग। सबसे पहले देखते हैं हम सूक्ष्म उद्योग को। तो देखो निवेश सूक्ष्म उद्योग की कैटेगरी में वो उद्योग आएंगे जिनका निवेश जो है, अर्थात जो हम लागत है, हम जो पैसा लगा रहे हैं उसमें टोटल लागत अगर 1 करोड़ से कम है तो किस में आएगा, वो सूक्ष्म उद्योग में आएगा। और वार्षिक टर्नओवर अगर 5 करोड़ से कम है, मतलब 5 करोड़ तक मैक्सिमम, उससे ज्यादा होगा तो वो सूक्ष्म उद्योग में नहीं आएगा। मतलब 5 करोड़ से कम वाली वार्षिक टर्नओवर किस में आएगा, सूक्ष्म उद्योग में आएगा। ठीक है,
अगला देखिए लघु उद्योग, तो निवेश की सीमा इसमें कितनी है, 1 से 10 करोड़। ठीक है, वार्षिक टर्नओवर 5 से 50 करोड़, तो किस में आएगा ये, लघु उद्योग में। आगे बढ़े मध्यम उद्योग में, निवेश की सीमा कितनी, 10 से 50 करोड़, और वार्षिक टर्नओवर कितना, 50 से 250 करोड़, किस में आएगा, मध्यम उद्योग में। निवेश की सीमा 50 करोड़ से अधिक हो तो किस में आएगा, वृहत उद्योग में, और वार्षिक टर्नओवर जो वृहत उद्योग का है वो 250 करोड़ से अधिक है। ठीक है, तो 4 उद्योग हमने देखे, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, वृहत उद्योग। इनकी निवेश की सीमा देखी कि कितने पैसे में कौन सा उद्योग किस कैटेगरी में आता है और उसका वार्षिक टर्नओवर कितना होता है। अब एक बार देख लेते हैं हम कुटीर उद्योग, जो कि क्या होता है कि घर या छोटे स्तर पर जैसे कि बुनाई का कार्य हो रहा है, मिट्टी के बर्तन बनाए जा रहे हैं, हस्तशिल्प से नई नई चीजें बनाई जा रही है, तो सब जो उद्योग है किस कैटेगरी में आते हैं, कुटीर उद्योग या सूक्ष्म उद्योग की कैटेगरी में। लघु उद्योग जो है उसमें क्या क्या आता है, छोटे पैमाने पर मशीनों से जो उत्पादन किया जाता है, जैसे कि आटा मिल हो गई, तेल मिल हो गई, तो सारी चीजें किस में आती है, लघु उद्योग में आती है। मध्यम उद्योग में क्या आता है, जैसे वस्त्र मिल हो गई, चीनी मिल हो गई। वस्त्र मिल में जैसे कॉटन क्या कच्चा माल है, कहाँ पर मिलेगा, कृषि से मिलेगा। चीनी मिल में क्या होता है, कच्चा माल गन्ना होता है, गन्ना कहाँ मिलता है, कृषि से मिलता है, तो ये किस में आएगा, मध्यम उद्योग में आएगा। इनके क्या होते हैं, कारखाने होते हैं। वृहद उद्योग में क्या आता है, बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, जैसे कि इस्पात उद्योग हो गए, खनिज उद्योग, वाहन उद्योग, जहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियों का निर्माण किया जा रहा है, सीमेंट फैक्ट्री, तो ये बड़े बड़े उद्योग जो है किस में आते हैं, वृहद उद्योग में, जिनका निवेश कितना होता है, 50 करोड़ से अधिक, और वार्षिक टर्नओवर जो है 250 करोड़ से अधिक होता है। तो पूंजी के निवेश के आधार पर हमने क्या समझा, कुटीर उद्योग क्या होते हैं, लघु उद्योग क्या होते हैं, मध्यम उद्योग क्या होते हैं, वृहत उद्योग क्या होते हैं। तो पहला आधार के हिसाब से उद्योगों के जो वर्गीकरण है उसको समझा। आगे बढ़े तो दूसरा आधार कौन सा है, स्वामित्व के आधार पर था, मालिक कौन है। ठीक है, उसके आधार पर पहला उद्योग क्या, निजी उद्योग, जिसका मालिक खुद हो, जैसे अपनी दुकान है, मालिक कौन हम खुद, तो किस में आएगा, निजी उद्योग में। सार्वजनिक उद्योग में मालिक कौन होता है, सरकार होती है। ठीक है, अगला कौन सा, सहकारी उद्योग, जिसमें सरकार और प्राइवेट लोग आपस में मिलकर क्या होते हैं, उद्योग चलाते हो, किसमें आते हैं, सहकारी उद्योग। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर हमने समझा। अगला जो अपना आधार है वो कौन सा, कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर। जैसे हमने लोहे का उपकरण बनाया, उसके लिए कच्चा माल क्या था, लोहे का अयस्क था, हेमेटाइट हो गया, ये क्या है, लोहे का अयस्क है, क्या है, कच्चा माल है। हमने क्या बनाई, चीनी बनाई, चीनी के लिए कच्चा माल क्या है, गन्ना है। गन्ना कहाँ से लाए, हम खेतों से लेके आए। ठीक है, तो कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर भी अलग अलग प्रकार के उद्योग होते हैं। सबसे पहले देखिए रसायन पर आधारित उद्योग। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लें नमक। दूसरा एक खनिज अयस्क पर आधारित उद्योग, जैसे कि सीसा जस्ता, लोह अयस्क। कृषि आधारित उद्योग होता है, जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग हो गया, इसमें कॉटन की जरूरत पड़ती है, कहाँ से आती है, खेतों से आती है। ठीक है, कृषि से चीनी उद्योग में गन्ने की आवश्यकता होती है, कहाँ से, कृषि से आएगा गन्ना, तो कृषि आधारित उद्योग है। अगला है वन आधारित उद्योग। वन आधारित इमारती लकड़ी उद्योग, गोंद उद्योग हो गया, लाख उद्योग हो गया। तो जो इमारती लकड़ी है, हम जो फर्नीचर घरों में लगाते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, उनको काटा जाता है, फर्निशिंग किया जाता है, उसके बाद उसको चमका के फिर हम जो है घर पे लाकर उसको क्या करते हैं, लगाते हैं। जो फर्नीचर आता कहाँ से, इसके लिए लकड़ी वनों से आती है, वनों से पेड़ों की कटाई करके लाई जाती है। तो वन के आधार पर जो उद्योग चल रहे हैं वो कौन से कैटेगरी के उद्योग है, वन आधारित उद्योग। तो यहाँ पर हमने 3 टाइप के उद्योग देखे, पहले पूंजी के आधार पर। ठीक है, कौन कौन से, कुटीर या लघु सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और वृहद उद्योग। दूसरा टाइप देखा हमने स्वामित्व के आधार पर, निजी उद्योग, सार्वजनिक उद्योग और सहकारी उद्योग। अगला जो तीसरा टाइप देखा हमने, कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर, कौन कौन सा उद्योग, रसायन आधारित उद्योग, खनिज अयस्क पर आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग और वन आधारित उद्योग। तो यहाँ पर हमने देखा उद्योगों का वर्गीकरण। आगे बढ़े तो अपना जो नेक्स्ट पार्ट था, सेकंड, कौन सा था कि राजस्थान में औद्योगिक विकास हेतु कार्यरत संस्थाएं, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो संस्थाएं बनाई गई है, जिनका काम है स्टेट में क्या करना, उद्योगों का विकास करना, किसी को भी समस्या आ रही उसकी समस्या का निवारण करना। तो इन चीज़ों से रिलेटेड जो जो संस्था है उनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो संस्था आती है अपनी वो कौन सी है, रिको, सबसे इंपॉर्टेंट संस्था, इसको भी विस्तार से पढ़ेंगे। कब इसका गठन हुआ, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, क्या काम ये करती है, उनको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं रिको है क्या। तो देखो, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मतलब राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड, क्या है, रिको। बात करें इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जयपुर में। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो कैसे हुई, तो देखो टाइम कौन सा है, 1969। कौन सी संस्था का निर्माण किया जाता है, RSIMDC। 10 साल बाद 1979 में ये जो RSIMDC है इसको 2 संस्थाओं में डिवाइड कर दिया जाता है। किसमें, पहली है RSMDC और दूसरी है रिको। मतलब रिको की स्थापना कब हुई, 1979 को। और जो रिको है उसने कार्य करना स्टार्ट कब किया, 1 जनवरी 1980 से। समझ गई, स्थापना कब हुई, 1979 को। कार्य प्रारंभ कब किया, 1 जनवरी 1980 को। मुख्यालय कहाँ पर है, जयपुर में। किसका, रिको का। अब देखिए हम रिको के काम क्या क्या है। तो देखो, जो रिको संस्था है वो क्या करती है, औद्योगिक विकास के आधारभूत ढांचे का विकास करती है। आधारभूत ढांचा मतलब ऐसे एरिया को निर्माण करती है जहां पर बिजली की सुविधा अच्छी हो, पानी की सुविधा हो, लेबर हो, कनेक्टिविटी अच्छी हो, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी अच्छी हो। उन चीज़ों का क्या आधारभूत जो ढांचे हैं किसी भी उद्योग के विकास के लिए, उसका क्या करती है, विकास करती है। कौन, रिको। दूसरा, जो उद्यमी है, जो उद्योग खोलना चाह रहा है, फैक्ट्री लगाना चाह रहा है, अगर उसके पास उसको वित्तीय सहायता की जरूरत पड़े तो कौन उसकी वित्तीय सहायता करेगा, रिको। क्या करके, ऋण उपलब्ध करवा के। तीसरा काम इसका औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना।
अगला है रिको द्वारा कुछ विशिष्ट एरियो का निर्माण किया गया, जैसे कि सेज हो गया, निर्यात संवर्धन पार्क हो गया, विशिष्ट थीम पार्क हो गया, विशिष्ट औद्योगिक पार्क हो गया। इनकी स्थापना करता है कौन? रिको। अब ये क्या होते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में इसको विस्तार से समझेंगे। इसका एक और काम है क्या कि हाल ही में रिको ने जयपुर में क्या लॉन्च किया? प्लग एंड प्ले स्कीम। इसका मतलब क्या है कि लगाओ और चलाओ। रिको ने क्या कर दिया? आधारभूत ढांचा बनाकर तैयार कर दिया, जगह बना दी। अब क्या किया कि इन्वेस्टर आइए, आप क्या करिए, उद्योगों की स्थापना करो और चलाओ, मतलब लगाओ और चलाओ। स्कीम को लॉन्च कहां पर किया? जयपुर में। नाम क्या दिया? प्लग एंड प्ले स्कीम। अब देखो रिको जो विशिष्ट एरियो का क्या करता है? निर्माण करता है। उसमें जो पहला था अपने कौन सा? सेज। तो देखो सेज क्या होता है? सेज एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। अब देखो होता क्या है, इसको समझिए। जो अपनी गवर्नमेंट है राजस्थान की, वो क्या चाह रही है? जो अपना मरुस्थलीय एरिया है वहां पर उद्योगों का विकास करना चाह रही है। वहां पर उद्योग चाह रही है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर आए, वहां पर उद्योगों की स्थापना करे, बड़े बड़े कारखाने खोले। गवर्नमेंट ने क्या किया? इन्वाइट किया इन्वेस्टरों को, ठीक है, और कहा कि आइए आप हमारे जो मरुस्थलीय एरिया है वहां पर अपने उद्योग लगाइए। अब बताओ जो इन्वेस्टर है वो क्या देखेगा कि वहां पर पानी की व्यवस्था है नहीं, बिजली की व्यवस्था है नहीं, वहां की धरातल कैसी है, परिवहन का वहां पर कनेक्टिविटी है नहीं, ठीक है। वहां पर अगर वो कुछ इन्वेस्ट करेंगे तो मुनाफा होगा नहीं होगा, तो मरुस्थलीय एरिया में क्या वो आ सकेंगे? वो बिल्कुल मना करेंगे, ठीक है। फिर गवर्नमेंट कहती है कि नहीं आप आइए, ये सब तो आपको देंगे से आधारभूत चीजें, साथ में जो आपको बिजली है बिल्कुल मुफ्त देंगे या बिल्कुल कम दर में देंगे, पानी मुफ्त देंगे आपको, परिवहन में जो भी टैक्स लगता है, कस्टम वो सब आपको माफ कर दिए जाएंगे और किसी भी प्रकार का शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। आपके रहने की अच्छी व्यवस्था करेंगे, सब कुछ आपको तैयार करके दे देंगे आधारभूत चीजों में जो आवश्यकता होती है। अब बताओ इन्वेस्टर आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। तो इसी क्रम में जो गवर्नमेंट की संस्था है रिको, उसने निर्माण किया सेज एरियो का। नाम क्या है सेज का? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, ठीक है। स्थापना कैसे हुई इसकी? राजस्थान विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र विकास अधिनियम 2003 के तहत जो है रिको ने इसकी स्थापना करी। बात करें ये जो सेज है, ये उत्पादन शुल्क और अन्य शुल्क से क्या होते हैं? मुक्त होते हैं। यहाँ पर जो भी इन्वेस्टर आएंगे उनको लिए एक फायदा ये है कि उसके ऊपर के उत्पादन शुल्क नहीं लगाएगा, वो जो भी चीजें बनाएगा, साथ में अन्य जितने भी शुल्क है वो क्या सब माफ होंगे। अब देखो जो सेज वाले एरिया है रिको ने राजस्थान में कहाँ कहाँ स्थापित किए, कौन कौन से सेज वाले एरिया है, उसको हम बाय मैप देख लेते हैं, कौन कौन से जिले में कौन कौन से एरिया है। तो सबसे पहले देखेंगे हम जयपुर में टोटल कितने? 7 सेज स्थापित किए। किसने? रिको ने। कौन कौन से? पहला है जेम्स एंड ज्वेलरी सेज, कहाँ पर? सीतापुरा। सेकंड जेम्स एंड ज्वेलरी सेज सेकंड, सीतापुरा, मतलब सीतापुरा में 2 सेज है, जेम्स एंड ज्वेलरी सेज फर्स्ट और सेकंड। अगला है सूचना प्रौद्योगिकी सेज, कहाँ पर है? जयपुर में। महिंद्रा वर्ल्ड सेज, कहाँ पर? जयपुर में। और जो महिंद्रा वर्ल्ड सेज है राजस्थान की प्रथम निजी सेज है। अगला है इंजीनियरिंग सेज, छठा नंबर का है हैंडीक्राफ्ट सेज और 7 नंबर का है वाटिका सेज। ये टोटल 7 सेज है, कहां पर? जयपुर में। आपको याद रखना है, क्वेश्चन बना के देगा, एक तरफ आपको दे देगा सेज वाला एरिया जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी सेज, सामने दे देगा आपको दोसा। अगर आपने बाय मैप इसको समझा होगा तो आपको पता है कहां पर है, जयपुर में, तो आप आंसर को सही कर दोगे, ठीक है। और देखिए मैप में कौन कौन से जिलों में, तो देखो अलवर में कौन सा सेज है? सोमानी सेज और DLF सेज। कोटपुतली बहरोड जिले में देखिए तो अंसल सेज है। धौलपुर में देखिए तो मल्टीप्रीडम्ड सेज है। और भीलवाड़ा में देखें तो चेतक सेज। बात करें बीकानेर की तो बीकानेर में कौन सा? ऊन एवं गलीचा सेज। और दूसरा कौन सा? जेनपेक्ट सेज, ठीक है। बात करें जोधपुर में तो जोधपुर में हस्तशिल्प एवं ग्वारगम सेज, जो कि कहां पर है? बोरानाडा जोधपुर में, ठीक है। और दूसरा कौन सा? हैंडीक्राफ्ट सेज। ये तो सेज जो हमने देखे, किसने निर्माण किया इसका? रिको ने निर्माण किया। बाय मैप आपने देखे, इसको आप याद रखना, एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं ये। आगे बढ़े तो दूसरा जो रिको द्वारा स्थापित चीज क्या थी कि औद्योगिक निर्यात संवर्धन पार्क। किसने बनाई? रिको ने बनाई। क्या होते हैं ये आसान शब्द में समझते हैं कि वे विशेष औद्योगिक क्षेत्र जहां पर उन उद्योगों को स्थापित किया जाता है जो अपने उत्पादों का अधिकतर हिस्सा कहां पर बेचते हैं? विदेशी बाजारों में बेचते हैं। मतलब रिको ने क्या किया, एक एरिया एक एरिया जो है डिसाइड कर दिया और उसको क्या बना दिया? औद्योगिक निर्यात संवर्धन पार्क। अब जो एरिया जो है उसमें वही उद्योग या वही उद्योग लगेंगे जिनकी बनी चीजें ज्यादातर कहां पर एक्सपोर्ट की जाती है? विदेशों में एक्सपोर्ट की जाती है। तो किसके अंतर्गत हुआ? औद्योगिक निर्यात संवर्धन पार्क के अंतर्गत, ठीक है। बात करें राजस्थान में कौन कौन से जिलों में कौन कौन से पार्क है, तो देखिए अलवर में कौन सा याद रखना है आपको? निमराना याद रखना है। जयपुर में कौन सा? सीतापुरा जयपुर। और जोधपुर में कौन सा? अपना बोरानाडा। 3 आपको याद रखने हैं औद्योगिक निर्यात संवर्धन पार्क, कहाँ? निमराना अलवर, सीतापुरा जयपुर, बोरानाडा जोधपुर, ठीक है। आगे देखें तो मेगा फूड पार्क, रिको द्वारा स्थापित मेगा फूड पार्क। क्या होता है मेगा फूड पार्क? तो देखो मेगा फूड पार्क एक बड़ा खास इलाका, इंडस्ट्रियल एरिया होता है जहां पर खेती की जो चीजें हैं जैसे कि अनाज हो गया, फल सब्जियां, दूध, मसाले, इनको साफ करके, पैक करके और प्रोसेस करके बाजार विदेशों में भेजने की सुविधा होती है कि यहाँ पर मेगा फूड पार्क में। देखो इनको क्यों बनाया, तो देखो इनको इसलिए बनाया ताकि किसानों के ऊपर सीधे यहाँ आकर बिक सके और उन्हें क्या मिल सके? अच्छा दाम मिले। फसल की बर्बादी जैसे सड़ना गलना ये क्या हो सके? कम हो जाए, क्योंकि यहाँ पर क्या है? बड़े बड़े गोदाम, वेयर हाउस है, कोल्ड स्टोरेज है जहाँ पर फसलों को लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है जो चीज़ें हैं खाने पीने की।
उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जैसे कि जूस फैक्ट्री, पैकेट फूड, मसाला प्रोसेसिंग, डेयरी, इनको एक ही जगह पर सुविधा मिल सके और गाँव के लोगों को क्या मिल सके, रोजगार। इस लक्ष्य से जो है रिको ने स्थापित किया क्या, मेगा फूड पार्क। बात करिए राजस्थान में कहाँ पर है मेगा फूड पार्क, तो देखो रूपनगढ़ अजमेर में। उद्घाटन कब हुआ इसका, 30 मार्च 2018 को। उद्देश्य क्या था इसका, कृषि आधारित उद्योगों का क्या करना, विकास करना। आई होप आप अच्छे से समझ गए मेगा फूड पार्क क्या होता है। आगे बढ़े तो फूड पार्क, मेगा फूड पार्क से थोड़ा छोटा है। याद रखना है 4 जिले जहां पर है क्या, फूड पार्क। राजस्थान में टोटल 4 फूड पार्क है। कहाँ कहाँ पर, कोटा, जोधपुर, गंगानगर और अलवर। ठीक है। हाल ही में एक निजी फूड पार्क की स्थापना झालावाड़ में की जा रही है। अब आगे देखें तो विशिष्ट थीम पार्क, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है विशिष्ट थीम पार्क? विशिष्ट थीम पार्क का मतलब ऐसा पार्क या औद्योगिक क्षेत्र जिसे किसी खास उद्योग या काम के लिए बनाया गया हो। मतलब रिको ने विशिष्ट थीम पार्क की स्थापना करी, और जो थीम पार्क जिस चीज के लिए बना गया वहां पर उसी टाइप के उद्योग होंगे और उसी टाइप की जो आधारभूत जितनी भी सुविधा है वो सब कौन दे रहा है, रिको दे रहा है। यानी यहाँ केवल वही उद्योग फैक्ट्री या संस्थान लगते हैं जो उस थीम से जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाऊं आपको, तो जैसे टेक्सटाइल थीम पार्क, टेक्सटाइल का मतलब होगा कपड़े से रिलेटेड। तो रिको ने क्या कर दिया, टेक्सटाइल से रिलेटेड एक थीम पार्क स्थापित कर दिया। अब वहां पर क्या करेगी रिको, क्या करेगी, उन सबको बुलाएगी जो टेक्सटाइल से संबंधित काम करते होंगे, और वहां पर वही उद्योग लगेंगे जो टेक्सटाइल से संबंधित होंगे। क्यों? क्योंकि रिको ने उस एरिया में जो आधारभूत सुविधा दे रखी पूरी तरह से किसके लिए दे रखी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। जितनी भी कच्चा माल की आवश्यकता होगी, टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होगी, सब कुछ कौन देगा वहां पर, रिको देगा। किसके क्या बनाकर, विशिष्ट थीम पार्क बनाकर। ठीक है, तो आप समझ गए विशिष्ट थीम पार्क क्या है। उद्देश्य क्या है इसका, एक ही जगह पर समान टाइप के उद्योगों को इकट्ठा करना ताकि क्या हो, सबको सुविधा मिल सके। अगर रिको एक समान उद्योगों के लिए सभी सुविधा दे रहा है तो क्यों ना सभी आके वहीं पर बनाएं ताकि उस सुविधा का सब लाभ उठा सके। ठीक है। दूसरा क्या कि साझा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि बिजली है, पानी, सड़क, टेस्टिंग लैब, वर्कशॉप सब मिलकर उपयोग कर सके। दे कौन रहा है, रिको दे रहा है। इससे क्या होगा, निर्यात बढ़ेगा और निवेश बढ़ेगा। जो विशेषज्ञता है, स्पेशलाइजेशन, एक ही तरह का काम होने से क्या होगा, उत्पादन ज्यादा बढ़ेगा। जैसे मान लो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, अब वहां पर हजारों में या सैकड़ों में लोग आ गए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या डेवलप हो रही है। अब बताओ, एक आदमी जो कपड़ा निर्माण करेगा, अगर वही चीज हजारों आदमी उसी स्थान पर कर रहे हो तो क्या होगा, अपनी उत्पादन क्षमता है वो बढ़ेगी, उससे गुणवत्ता भी बढ़ेगी और गति भी बढ़ेगी किसकी, उत्पादन करने की। तो ये फायदा है किसका, विशिष्ट थीम पार्क का। एग्जाम्पल मैंने समझा था आपको टेक्सटाइल थीम पार्क का, एक बार और देख लीजिए। यहाँ पर केवल कपड़ा उद्योग होंगे। अगर टेक्सटाइल थीम पार्क है तो क्या होगा, यहाँ पर केवल कपड़ा उद्योग होंगे। धागा बनाने से लेकर कपड़े की सिलाई, रंगाई, पैकिंग, सब जो काम है वो कहाँ, इसी क्षेत्र में होंगे। और इससे काम क्या होगा, आसान होगा और उद्योगों का जो खर्च है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां पर देखा आपने क्या, विशिष्ट थीम पार्क। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या कि अपने जो राज्य है, अपना राज्य राजस्थान, उसमें कौन कौन से जिले में कौन कौन सा थीम पार्क है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको भी हम बाय मैप देखते हैं। तो देखो सबसे पहले हम चलते कौन से जिले में, अलवर जिले में। अलवर जिले में क्षेत्र है कौन सा, धिलोट। वहां पर कौन कौन से थीम पार्क है, सिरमेक्स, जापानी पार्क और कोरिया पार्क। ये क्या है, विशिष्ट थीम पार्क है। अलवर में ही निमराना में जापानी पार्क और कोरिया पार्क है। अलवर में ही टपुकड़ा कुसकेड़ा जो एरिया, वहां पर गारमेंट्स पार्क है। गारमेंट्स पार्क मतलब कपड़ों से रिलेटेड उद्योग होंगे वहाँ पर। और अलवर में ही जो है भिवाड़ी और चौंकी एरिया, वहाँ पर होजरी पार्क है और चौंकी में एक ऑटो पार्क भी है। साथ में अलवर में आईटी पार्क भी है। ठीक है, तो ये विशिष्ट थीम पार्क है, आपको याद रखना है। आपको कहीं भी दे देगा, किसी भी एग्जाम में आपको दे देगा होजरी पार्क, आपको सामने या तो भिवाड़ी दे देगा, चौंकी दे देगा, या फिर डिस्ट्रिक्ट ही दे देगा अलवर, आपको याद होगा। बाय मैप अगर आपने देखा होगा तो आसानी से आप कर दोगे। ठीक है, अगला देखिए, तो अगला जो है जयपुर में कौन कौन से है, सीतापुरा में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क। और जो जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क है ये एक सेज एरिया भी है, हमने देखा था। मानपुरा माचेड़ी में लेदर पार्क है। सीडो जो स्टोन पार्क है कहाँ, जयपुर में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क जयपुर में। कनकपुरा जो एरिया है जयपुर का, वहाँ पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। कुकस में इलेक्ट्रॉनिक पार्क है और आईटी पार्क है जयपुर में। ये जो विशिष्ट थीम पार्क है जयपुर में, ये देखिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए तो कहाँ पर, बीकानेर में कौन सा, सिरमेक्स है। कहाँ पर है, बीकानेर में, खारा में। जोधपुर में देखिए तो हस्तशिल्प और ग्वारगम पार्क है, कहाँ पर, बोरानाडा में। साइबर पार्क है कहाँ पर, जोधपुर में। आईटी पार्क कहाँ पर, जोधपुर में। उदयपुर में देखे तो आईटी पार्क है। कोटा में देखे तो जो कोटा का इंद्रप्रस्थ एरिया, वहाँ पर गारमेंट पार्क है और कोटा में आईटी पार्क है। अजमेर में देखे तो मार्बल पार्क जो कि किशनगढ़ में है। तो ये जो पार्क है ये किसने बनाए, रिको ने बनाए। क्या, विशिष्ट थीम पार्क। अर्थात इन पार्क जो विशिष्ट जो एरिया है, ये जो पार्क क्या है, कोई गार्डन नहीं है, ये एरिया है। और जो जिस थीम का ये एरिया है उस एरिया में उसी से रिलेटेड क्या होंगे, आपको उद्योग मिलेंगे। आगे देखिए नेक्स्ट संस्था जो औद्योगिक विकास के लिए कार्यरत है वो कौन सी है, राजसिको। हमने रिको को देखा तो रिको किस टाइप के उद्योगों के लिए कार्यरत है, जो बड़े वृहत टाइप के उद्योग है उनके लिए कार्य संस्था थी रिको। अब राजसिको जो है वो किस टाइप के उद्योगों के लिए है, एमएसएमई जो छोटे सूक्ष्म लघु उद्योग है उनके लिए कौन सी संस्था है अपनी, राजसिको है। क्या राजसिको, तो राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मतलब राजस्थान लघु उद्योग निगम। मुख्यालय कहाँ पर है, जयपुर में। स्थापना कब हुई, जून 1961 को।
कार्य क्या करता है रिको, जो लघु और हस्तशिल्प जो हैंडीक्राफ्ट इकाइयां हैं उनको वित्तीय सहायता देता है, तकनीकी सहायता देता है, कच्चा माल देता है, विपणन में सहायता करता है। जो हमारे गांव में जैसे मान लो राजस्थान में गांव में कहीं पर मिट्टी के बर्तन बनाए जा रहे हैं, अब देखो कच्चा माल जैसे कभी मिट्टी की उपलब्धता नहीं हो रही, उसको उस टाइप की मिट्टी नहीं मिल रही जिससे अच्छे बर्तन बनते हो, राशि को उसको उपलब्ध कराएगा। ठीक है, कहीं पर गलीचे बनाए जा रहे हैं, कच्चे माल की आवश्यकता है, कौन उपलब्ध कराएगा? राशि को। तकनीक की आवश्यकता है, कौन उपलब्ध कराएगा? राशि को। और उनको बेचना है, चीजें बना ली बेचना है, बेचने के लिए मार्केट कौन उपलब्ध कराएगा? राशि को। राशिकों को खास तौर पर सूक्ष्म लघु और कुटीर उद्योगों जो एमएसएमई के विकास और संवर्धन के लिए क्या है बनाया गया है। ठीक है, इसी के क्रम में जो राशिको है उसके द्वारा हस्तशिल्प निर्मित वस्तुओं को एक ही छत के नीचे लाने के लिए राज्य स्तरीय एम्पोरियम योजना का संचालन किया। और जो योजना थी इसके तहत राज्य स्तरीय शोरूम खोला। किसने? राशिको ने। 2007 में स्थापना हुई किसकी? राज्य स्तरीय शोरूम की। कहां पर? जयपुर में। यहां से राजस्थान की पारंपरिक वस्तु जैसे कि ब्लू पोट्री, राजस्थानी पेंटिंग्स, बंदेज कपड़े, कालीन, ज्वेलरी, पत्थर की नक्काशी आदि चीजें बेची जाती है। कहां से? राज्य स्तरीय शोरूम से। क्यों? क्योंकि आसपास के जो लोग हैं वो इन चीज़ों, जैसे कोई ब्लू पोट्री बना रहा है, कोई राजस्थानी पेंटिंग बना रहा है, कोई कपड़े बना रहा है, कोई क्या कर रहा है, गलीचे बना रहा है, कोई मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, अब बेचने के लिए कहाँ जाएंगे? इस राजस्थली एम्पोरियम पे आ जाएंगे, शोरूम में। किसको बेच देंगे? राशिको को बेच देगा। ठीक है, अब राशिको क्या करेगा? इनको विदेशों में बेच देगा। आगे बात करें कि राशिको द्वारा जो है जयपुर हवाई अड्डे पर एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई, अर्थात एरोप्लेन के माध्यम से एक्सपोर्ट करने के लिए जो राशिको है उसने जयपुर हवाई अड्डे पर किसकी स्थापना करी? एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की। कब हुई स्थापना? 1979 में। उद्देश्य क्या था? औद्योगिक निर्यात को बढ़ाना। बात करें इसी क्रम में राशिको द्वारा शुष्क बंदरगाह डिपो की भी स्थापना की गई। अब ये शुष्क बंदरगाह क्या होते हैं? तो देखो, सामान्य बंदरगाह जैसे कि सी पोर्ट वो तो क्या होते हैं? समुद्र किनारे होते हैं, लेकिन राजस्थान जैसे राज्य में क्या नहीं है? समुद्र नहीं है, इसलिए यहाँ पर शुष्क बंदरगाह बनाए गए। अब बनाए क्यों गए? तो देखो उसको, आपका गांव है, वहां पर क्या किया जाता है? कागज की नई नई चीजें बनाई जाती है। ठीक है, आपका गांव फेमस है कि डिजाइन की नई नई चीजें बनाई जाती है। किसके? कागज से। अब बताओ, अब उसको बेचोगे कहाँ? दूसरे गांव में। इतने तो नहीं बेच सकते आप, क्या करोगे? बाजार ढूंढोगे, कौन उपलब्ध कराएगा? राशिको। ऐसे ही अपने जो राजस्थान में गांव गांव में जो भी जो लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योग से जो चीजें बनाई जाती है उनको क्या किया जाता है? राशिको क्या करता है? हर एक जिले से इकट्ठा करके कहां पर लेके आता है? शुष्क बंदरगाह जो राशिको ने स्थापित किया राजस्थान में, वहां पर लेकर आता है और उन सबको एक साथ बड़े बड़े कंटेनरों में भर के उसको कहां पर बेच देता है? कांडला मुंबई जैसे बंदरगाह में जो समुद्र के किनारे है, और वहां से एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। कहां पर? विदेशों में। तो जो शुष्क बंदरगाह डिपो है वो किस लिए सहायक है? इसलिए सहायक है जो लोग चीजें बना रहे हैं। ठीक है, जो सूक्ष्म उद्योग लघु उद्योग के जरिए जो चीजें उत्पादित की जा रही है वो क्या उनको अलग अलग भेजेंगे तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा होगा और लोगों का जो लागत है उससे मुनाफा नहीं निकल पाएगा। इसलिए राशिको ने क्या कदम उठाया? शुष्क बंदरगाह डिपो स्थापित कर दिए, लोगों को इन्वाइट किया कि आप अपनी चीजों को यहाँ पर दीजिए, हम एक साथ इसको विदेश भेज देंगे। ठीक है, यहां से माल निर्यात आयात के लिए सीधे कंटेनर में पैक होकर बंदरगाह जैसे कि मुंबई कांडला में भेज दिया जाता है। बात करें राशिको ने राजस्थान में कहां कहां पर शुष्क बंदरगाह डिपो बनाए, तो देखो, बासनी जोधपुर, मानसरोवर जयपुर, भिवाड़ी अलवर और भीलवाड़ा, 4 जगह पर क्या है? राशिको के शुष्क बंदरगाह डिपो है। कुछ शुष्क बंदरगाह डिपो अभी निर्माणाधीन है। कहां कहां पर? बाराबंकी, करौली, सीतापुरा, जयपुर और बीकानेर। ठीक है, बात करें राजस्थान में जो केंद्र सरकार के शुष्क बंदरगाह डिपो है वो कहां कहां पर है? जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर। इन 4 जिलों को आपको याद रखना है। अब देखो, अगली जो संस्था है वो कौन सी है? रूडा। क्या है रूडा? रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी, ग्रामीण गैर कृषि विकास एजेंसी। मतलब नाम से स्पष्ट, गैर कृषि उद्योगों का विकास करना क्या है इस रूडा का काम है। अब देखो, गांव में जब हम जाएंगे, आजीविका का सबसे बड़ा साधन क्या है वहां पर? कृषि। अब जिसके पास खेत नहीं है उसके लिए आजीविका का साधन क्या है? वही हैंडीक्राफ्ट की चीजें, उसका काम करना, कारीगर के तौर में, हथकरघा कारीगर के तौर पे जो भी नई नई चीजें बनाएगा वही क्या उसकी आजीविका का साधन है। तो उन उन लोगों के लिए और ऐसे उद्योगों के लिए सबसे बड़ी जो कार्य संस्था है वो कौन सी है? रूडा। स्थापना कब हुई? 1995 में। कहां? जयपुर में। कार्य क्या करता है? गांवों में गैर कृषि आजीविका के साधनों का क्या करता है? विकास करता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में स्थायी रोजगार के साधनों का क्या हो सके? विकास हो सके। रूडा के द्वारा इसी क्रम में क्या हुआ? आमेर का महल जयपुर है, वहां पर 2009 में शिल्पांगना नाम से एक शॉप प्रारंभ की गई। कहां पर? आमेर महल में। जहां गांव के लोग, जो आज उस गांव के आसपास के लोग जो हस्तशिल्प हथकरघा मजदूर थे, वो जो नई नई चीजें अपनी जो नई नई चीजें बनाते थे, हाथों से बनाते थे, उनको कहां पर बेच देते थे? ये शिल्पांगना शॉप में। और शिल्पांगना शॉप से जो रूडा है वो अलग अलग जगहों पर क्या उसको एक्सपोर्ट कर देती थी। ठीक है, तो लोग क्या चीजें बना रहे हैं वो लेने वाला भी मिल रहा है, तो क्या हो रहा है? लोगों की आय में वृद्धि हो रही है। लोगों की आय में वृद्धि हो रही है तो गांव का क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। गांव का विकास मतलब स्टेट का विकास, स्टेट का विकास माने कंट्री का विकास। तो रूडा ने क्या इसी क्रम में क्या किया? शिल्पांगना नामक शॉप प्रारंभ की। कहां पर? आमेर का महल जो कि जयपुर में है वहां पर। ठीक है, बात करें कि रूडा एक ऐसी संस्था है जो गांव में रहने वाले कारीगरों और शिल्पकारों की क्या करती है? मदद करती है, उन्हें प्रशिक्षण देती है,
उनका उन्हें कच्चा माल उपलब्ध कराती है और साथ में बाजार भी उपलब्ध कराती है कि वो बेच कहाँ सकते हैं उन चीज़ों को, ताकि वे पारंपरिक कला जैसे कि ब्लू पोट्री होगी, खादी, पापड़, मंगोड़ी, कालीन, संगमरमर की नक्काशी, ये जो चीज़ें गाँव में बनती है, उनसे जो गैर कृषि जो मजदूर है वो क्या करे, रोजगार कमा सके। इससे गांव के लोग खेती के अलावा भी क्या कर सकते हैं, आजीविका कमा सकते हैं। उसमें सबसे बड़ी साइट कौन सी है, रूडा संस्था। ठीक है, अगली संस्था कौन सी है, राजस्थान खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड। स्थापना कब हुई इसकी, 1995 में। उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में खादी एवं ग्रामीण आधारित अन्य उद्योग है उनको बढ़ावा देती है। रूड़ा देती है गैर कृषि को, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे उद्योग है जैसे कि मान लो गोंद है, लाख है, तेलंगानी उद्योग, इनके लिए कौन सी संस्था है, राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड। ठीक है, अगली संस्था देखें तो राजकौन, क्या है ये, राजस्थान कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड। मतलब स्थापना कब हुई इसकी और मुख्यालय कहाँ है, स्थापना हुई 1978 को, मुख्यालय कहाँ, जयपुर है। राजकौन का मतलब क्या है, नाम से स्पष्ट है, कंसल्टेंसी मतलब परामर्श देने वाली संस्था। कार्य क्या है इसके, औद्योगिक इकाइयों को क्या देती है, परामर्श देती है। कैसा परामर्श देती है, तकनीकी का परामर्श देती है, प्रबंधन का परामर्श देती है, वित्तीय का परामर्श देती है, विपणन का परामर्श देती है। कोई उद्योग है, पुरानी टेक्नोलॉजी से वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है, तो उसको नई नई टेक्नोलॉजी सिखाएगी कौन, राजकौन। परामर्श देगी कि आप इस तकनीक का उपयोग करो, इससे क्या होगा, आपके उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी, आपकी चीजें अच्छी होगी, अच्छी क्वालिटी की होगी इस तकनीक का उपयोग करके। तो ये परामर्श कौन देगा, राजकौन देगा। प्रबंधन, आपको आपकी फैक्ट्री है उसका प्रबंधन कैसे करना है, सब कौन देगा, राजकौन देगा। पैसों की जरूरत पड़ गई, परामर्श कौन देगा, राजकौन, की आपको यहां से लेना चाहिए, सब कुछ कौन कर रहा है, राजकौन। आपको बेचना है, किस तरीके से बेचना है ताकि अधिक से अधिक मुनाफा हो सके और लागत कम से कम हो सके, कौन देगा परामर्श, राजकौन। राजकौन एक ऐसी संस्था है जो सलाहकार यानी कंसल्टेंट की तरह क्या करती है, काम करती है। अगर कोई उद्योगपति नया कारखाना लगाना चाहता है तो राजकौन उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएगा, वित्तीय योजना बताएगा, मशीनरी की सलाह देगा और बैंक सरकार से मदद दिलाने में सहयोग करेगा। हमने अभी तक 3 पार्ट राजस्थान के उद्योग के कंप्लीट कर लिए। अब स्टार्ट करते हैं 4th पार्ट, जो कि है प्रमुख उद्योग। इस पार्ट के अंतर्गत हम प्रत्येक उद्योग को विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम सूती वस्त्र उद्योग। नाम से स्पष्ट है, सूती वस्त्र। इसके लिए जिस चीज की आवश्यकता होती है वो हमें कहाँ से मिलती है, खेती से। किस चीज पर टिका हुआ है सूती वस्त्र उद्योग, कपास पर। कपास कहाँ उगता है, खेत में, अर्थात कृषि पर आधारित उद्योग है कौन सा, सूती वस्त्र उद्योग। चलिए इसको पढ़ते हैं। यह राज्य का क्या है, सबसे प्राचीन और परंपरागत क्या है, उद्योग है कौन सा उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। और राजस्थान का जो सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग है वो भी कौन सा है, सूती वस्त्र उद्योग। सर्वाधिक विकास देखिए इसका, तो कौन से जिले में हुआ, भीलवाड़ा में। अर्थात सर्वाधिक जो फैक्ट्रियां हैं सूती वस्त्र उद्योग की वो कहां पर है, भीलवाड़ा में। इसीलिए भीलवाड़ा जिले को क्या, टाउन ऑफ एक्सीलेंस फॉर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का क्या मिला, दर्जा मिला। किसको, भीलवाड़ा को। और भीलवाड़ा को क्या कहा जाता है, राजस्थान का मैनचेस्टर। राजस्थान की कपड़ा नगरी, वस्त्र नगरी कौन, भीलवाड़ा। राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी कौन, भीलवाड़ा। और राजस्थान का तकनीकी शहर कौन, भीलवाड़ा। तो टोटल कितने आपने उपनाम देखे, 5। टाउन ऑफ एक्सीलेंस फॉर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का दर्जा भीलवाड़ा को, राजस्थान का मैनचेस्टर, कपड़ा नगरी, वस्त्र नगरी, टेक्सटाइल सिटी, या फिर राजस्थान का तकनीकी शहर। इतने सारे उपनाम किस जिले को मिले हैं, भीलवाड़ा जिले को। क्योंकि सर्वाधिक जो सूती वस्त्र उद्योग का जो विकास हुआ है कहां पर हुआ है, भीलवाड़ा जिले में। बात करें आजादी के समय राजस्थान में टोटल 7 कारखाने थे किसके, सूती वस्त्र के। मतलब 7 इकाइयां थी सूती वस्त्र की। कौन कौन सी इकाई थी आजादी के समय, उसको हम बाय मैप देख लेते हैं। तो देखो, जो सबसे पहली जो इकाई थी वो कहाँ, ब्यावर में लगी। नाम क्या था इकाई का, द कृष्णा मिल। कब लगी है, 1883 ईस्वी में। किसने लगाई, सेठ दामोदर दास और कर्नल डिक्सन ने। ठीक है, किस कैटेगरी की है, प्राइवेट मिल है। कौन सी, पहली मिल। नाम याद रखना है कौन सी, द कृष्णा मिल। दूसरी फैक्ट्री अपन देखें तो कौन सा है, एडवर्ड मिल्स। ठीक है, कब लगी है, 1906 में। कहां पर, ब्यावर में ही। किस टाइप की है, गवर्नमेंट मिल है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरी जो है वो भी ब्यावर में ही है। क्या नाम इसका, महालक्ष्मी मिल। कब स्थापना हुई इसकी, 1925 को। और ये भी क्या है, गवर्नमेंट मिल है। पहले देखी हमने कौन सी, द कृष्णा मिल। दूसरी एडवर्ड मिल्स, तीसरी महालक्ष्मी मिल। ये क्या है, ये फैक्ट्री कारखाने हैं जहां पर कपास होता है, उससे क्या होता है, सूती वस्त्रों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो 4th इकाई है वो कहां पर है, भीलवाड़ा जिले में। क्या नाम है 4th इकाई का, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल। कब हुई इसकी स्थापना, 1938 को। आप क्रम देख सकते हो, पहली थी द कृष्णा मिल, स्थापना 1883 में। इसके बाद स्थापना हुई एडवर्ड मिल की 1906 में, फिर महालक्ष्मी मिल की 1925 में, फिर मेवाड़ टेक्सटाइल मिल की 1938 में। 5th नंबर की जो मिल है वो कहां पर है, पाली जिले में। क्या नाम इसका, महाराजा उमेश सिंह मिल। कब हुई इसकी स्थापना, 1942 में। टोटल कितनी पढ़ ली हमने, 5। 2 और से उनको भी हम बाय मैप देख लेते हैं। तो चलते कौन से जिले में, श्री गंगानगर जिले में। यहाँ पर है 6ठी इकाई जो कि शार्दुल टेक्सटाइल मिल है। ठीक, स्थापना हुई थी 1946 में। और आखिरी जो 7वीं है वो है कोटा में। नाम क्या है, कोटा टेक्सटाइल मिल। स्थापना 1956 में। तो आजादी के टाइम टोटल सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित कितने मिल या कारखाने थे, तो टोटल कितने थे, 7। 7 हमने बाय मैप देख लिए। अब बात करें सूती वस्त्र में वर्तमान की स्थिति, तो वर्तमान में टोटल 34 सूती वस्त्र इकाइयां हैं राजस्थान में। ठीक है, कितनी है टोटल, 34। आजादी के टाइम कितनी थी, 7 थी।
इनमें ये जो 34 है, इनमें से सर्वाधिक जो 14 इकाइयां हैं वो कहां पर है? अकेले भीलवाड़ा में। इसीलिए भीलवाड़ा की इतनी उपनाम देखी हमने, टेक्सटाइल सिटी, मैनचेस्टर, ठीक है, कौन? भीलवाड़ा। बात करें इन इकाइयों का वर्गीकरण की, तो देखो तीन टाइप से देखते हैं हम। पहली है गवर्नमेंट मिल, जो गवर्नमेंट इकाइयां हैं, दूसरी है सहकारी, तीसरी है निजी इकाइयां। गवर्नमेंट इकाइयों में देखें तो नाम आता है एडवर्ड मिल का, दूसरी आती है महालक्ष्मी मिल, और आती है विजय कॉटन मिल। तीन मिलें आपको याद रखनी है, किसमें? सार्वजनिक इकाइयों में। किसकी इकाई? सूती वस्त्र उद्योग की। एडवर्ड मिल, महालक्ष्मी मिल, विजय कॉटन मिल। ये जो तीनों मिल है, इन तीनों मिल जो है आजादी के बाद क्या चली गई थी? घाटे में चली गई थी, अर्थात इनको नुकसान हो रहा था। इसलिए गवर्नमेंट जो है उसने क्या कर लिया, 1974 में गवर्नमेंट की संस्थान है एनटीसी, नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय वस्त्र निगम, इसने इसका क्या कर लिया? इन तीनों का अधिग्रहण कर लिया। आगे बढ़े तो सहकारी इकाइयों में कौन कौन सी है? राजस्थान सहकारी कताई मिल्स, कहां पर है ये? गुलाबपुरा भीलवाड़ा में। कब लगी? 1965 को। नेक्स्ट है गंगानगर सहकारी कताई मिल, कहां पर है? हनुमानगढ़ में। कब लगी? 1978 को। तीसरी कौन सी? गंगानगर सहकारी कताई मिल, कहां पर है? गंगानगर भीलवाड़ा में। कब लगी? 1981 में। ये जो तीन मिलें सहकारी क्षेत्र की, इन तीनों ने मिलकर एक संघ का निर्माण किया, जिसका नाम क्या है? राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग व जिनिंग संघ। कब किया इसका निर्माण? 1 अप्रैल 1993 को। आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखें तो निजी जो प्राइवेट सेक्टर की जो मिलें हैं उनको देख लेते हैं। द कृष्णा मिल, बाय मैप हमने देखा था। शार्दुल टेक्सटाइल मिल, महाराणा उमेद सिंह मिल, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल। अगली है आदित्य मिल्स, जो कि किशनगढ़ अजमेर में है। अगली है उदयपुर मिल्स, जो कि उदयपुर में है। पॉलीटेक्स मिल्स, जो कि आबू रोड सिरोही में है। तो ये क्या है? प्राइवेट सेक्टर की मिलें हैं जहां पर सूती वस्त्र का निर्माण किया जाता है। आगे बढ़े तो आगे देखते हैं हम, अगला जो अपना उद्योग है, प्रमुख उद्योग, वो कौन सा है? ऊन उद्योग। ऊन उद्योग किस पर आधारित है? ऊन पे आधारित पे, उलन पे आधारित है। मिलता कहां से है? जानवर से, भेड़ बकरियों से, ठीक है। आपने देखा होगा सर्दियों में जो कपड़े पहनते हो आप, मफलर हो गया, ओढ़ने की जो रजाई हो गई, ये सब गलीचे, गलीचे आपने देखो, फर्श जो होती है बिछाने की कालीन टाइप की, ये सब किससे बनती है? ऊन से बनती है। ऊन कहां से मिलेगी हमें? जानवरों से, भेड़ बकरी से, ठीक है। बात करें तो भारत में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन कहां पर होता है? राजस्थान में। मतलब देश का 40% जो ऊन है उसका उत्पादन कौन कर रहा है? राजस्थान। और जिले की बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन कौन से जिले में होता है? तो वो है जोधपुर जिले में। और जोधपुर जिले में ही इस ऊन उद्योग से संबंधित एक बोर्ड है जिसका नाम है केंद्रीय ऊन बोर्ड, जिसकी स्थापना 1987 में कहां पर हुई? जोधपुर में, ठीक है। बात करें राज्य में ऊन मंडी की, अब देखो ऊन का जो है सर्वाधिक उत्पादन कहां पर हुआ? जोधपुर में। वहां से ऊन को लाया, इकट्ठा किया, इकट्ठा कहां कर लिया? ऊन मंडी में। कहां पर है ये? बीकानेर में, ठीक है। बीकानेर में ही दो चीजें आपको याद रखनी है, क्या? गलीचा प्रशिक्षण केंद्र कहां है? बीकानेर में। उलन टेस्टिंग प्रयोगशाला कहां है? बीकानेर में, ठीक है। ऊन को हम जोधपुर से लेकर आए, कहां पर इकट्ठा कर लिया? बीकानेर में, जहां पर क्या है? ऊन मंडी। समझने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। बीकानेर के बाद जो है ऊन मंडी से ऊन ले जाई जाएगी कहां पर? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में क्यों ले गई? क्यों ले जाया गया? भीलवाड़ा में इसलिए ले जाया गया क्योंकि भीलवाड़ा में क्या है? प्रोसेसिंग इकाई है, कारखाने हैं, जहां पर ऊन से क्या बनाए जाते हैं? कपड़े बनाए जाते हैं। अब बीकानेर से ऊन ले गए कहां पर? भीलवाड़ा में, जहां पर क्या बनाए जाएंगे? कपड़े बनाए जाएंगे। किसके? ऊन के। अब कपड़े तो बना लिए, अब क्या चाहिए? बेचने के लिए। तो निर्यात के लिए कहां ले गए? कोटा। क्यों? क्यों कोटा में क्या है? ऊन निर्यात केंद्र, ठीक है। क्रम देखा आपने, उत्पादन हुआ कहां? जोधपुर में। इकट्ठा किया कहां? बीकानेर में। क्यों? क्योंकि वहां पर ऊन मंडी है। वहां से ले गए कहां? भीलवाड़ा में। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है? कारखाने हैं, जहां से उनके क्या बनाए जाते हैं? कपड़े बनाए जाते हैं। कपड़े बना लिए, अब चाहिए क्या? बेचना। बेचने के लिए कहां पर लेके गए? कोटा जिले में। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है? ऊन निर्यात केंद्र है, ठीक है। आप समझ गए, याद हो गया आपको। आगे बढ़ते हैं तो देखो जो उलन है, ऊन, उसका 85% जो यूज है वो किसमें किया जाता है? गलीचे बनाने में। आप इमेज में देख सकते हो, ये क्या होता है? गलीचे है, ठीक है। 85% जो उलन है उसका यूज किसमें किया जाता है? गलीचा निर्माण में। बाकी शेष बची जो 15% है उसका निर्माण किया जाता है किसमें? कपड़े निर्माण में, ठीक है। आगे बढ़े तो देखिए जो वूलन इंडस्ट्री है वो राजस्थान के लगभग 60,000 लोगों को प्रत्यक्ष अर्थात डायरेक्ट और 10 लाख लोगों को इनडायरेक्ट रूप से क्या दे रही है? रोजगार दे रही है, ठीक है। अब बात करें इसकी फैक्ट्री, इसकी इकाई, यूनिट की, वूलन की, तो देखो 4 याद रखनी है आपको। कौन कौन सी? स्टेट उलन मिल कहां पर? बीकानेर में। वस्टेड उलन मिल कहां पर? चूरू में। और लाडनू नागौर में भी कौन सी? वस्टेड उलन मिल। जोधपुर उन मिल कहां पर? जोधपुर में। 4 याद रखनी है, बीकानेर, चूरू, नागौर और जोधपुर, ठीक है। आगे देखिए तो टेक्सटाइल पार्क राजस्थान में। टेक्सटाइल पार्क जो कि रिको ने स्थापित किया था, हमने सेज देके, विशिष्ट थीम पार्क देके, मेगा फूड देके, उसमें टेक्सटाइल पार्क भी थे। किसके द्वारा? रिको के द्वारा, ठीक है। कौन कौन से है टेक्सटाइल पार्क? तो पहला है कौन सा? जयपुर टेक्स वीविंग पार्क, कहां पर है? किशनगढ़ अजमेर में। अगला कौन सा है? हाईटेक टेक्सटाइल पार्क, ये भी कहां है? किशनगढ़ अजमेर में। नेक्स्ट है नेक्स्ट जेन टेक्सटाइल पार्क, कहां पर है? पाली जिले में। फोर्थ नंबर का है जयपुर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क, कहां पर है? बगरू, जयपुर में। अगला है जयपुर कालीन पार्क, कहां पर है ये? दौसा में। और जो अपना आखिरी है वो कौन सा? हिमाडा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क, जो कि बालोतरा जिले में है, ठीक है। 6 नाम याद आपको टेक्सटाइल पार्क जो पूछे याद रखने। कौन कौन से? जयपुर टेक्स्ट वीविंग पार्क, हाईटेक टेक्सटाइल पार्क, नेक्स्ट जन टेक्सटाइल पार्क, जयपुर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क, जयपुर कालीन पार्क, हिमाडा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क। और 4 क्या है? उलन यूनिट। कौन कौन सी? स्टेट उलन मिल्स, वस्टेड उलन मिल्स, कहां? चूरू वस्टेड उलन मिल ही, लाडनो नागौर और जोधपुर ऊन मिल, ठीक है। आगे बढ़े
तो नेक्स्ट उद्योग की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट उद्योग कौन सा अपना? सीमेंट उद्योग। सीमेंट जो कि क्या है? एक आधारभूत संरचना के लिए क्या है? आधारभूत चीज है। कौन सा? सीमेंट। कोई भी बिल्डिंग हो, कोई भी भवन हो, निर्माण करना हो तो आधारभूत तत्व क्या है? सीमेंट, जिसके बिना क्या नहीं हो सकता? निर्माण नहीं हो सकता। तो जो सीमेंट उद्योग है ये क्या है? एक आधारभूत संरचनात्मक क्या है? उद्योग है। कौन सा? सीमेंट उद्योग। इसके लिए जो आवश्यक जो कच्चा माल है अर्थात वो क्या है? खनिज है। खनिज में भी कौन कौन से? चूना पत्थर, जिप्सम, डोलामाइट। ठीक है, कौन कौन से? चूना पत्थर, जिप्सम, डोलामाइट। और जब आपने खनिज वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें बताया था कि चूना पत्थर, जिप्सम, डोलामाइट जो है राजस्थान में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। अब जब प्रचुर मात्रा में यहाँ पर खनिज मिल रहे हैं तो उन खनिजों पर आधारित जो सीमेंट उद्योग है वो भी सर्वाधिक कहां पर होंगे? राजस्थान में। और सर्वाधिक उत्पादन भी सीमेंट का कहां पर होगा? राजस्थान में। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देश में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन कौन से राज्य में? राजस्थान राज्य में। बात करें जिले की राजस्थान में तो नाम आता है किसका? चित्तौड़गढ़ का, क्योंकि चित्तौड़गढ़ जिले में राजस्थान का सबसे ज्यादा सीमेंट का उत्पादन किया जाता है, इसीलिए चित्तौड़गढ़ को क्या कहा जाता है? सीमेंट नगरी। ठीक है, आगे बढ़े तो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग अगर कोई है वो कौन सा है? सीमेंट उद्योग। ठीक है, बात करें इकाइयों की, इसकी फैक्ट्रियों की जहां पर सीमेंट बनाया जाता है तो इतिहास में चलते हैं, शुरुआत करते हैं पहली इकाई से जो कब लगी थी और कहां लगी थी। तो उसके लिए देखते हैं हम कहां पर? बूंदी जिले में स्थान है कौन सा? लाखेरी। वहां पर लगी थी पहली इकाई किसकी? सीमेंट की फैक्ट्री पहली लगी थी कहां पर? बूंदी में। ठीक है, कंपनी का नाम क्या था? क्लॉक निक्सन। कब लगी? 1915 को। सीमेंट बनाना शुरू कब किया? 1917 को। याद रखना है, बूंदी जिले में सीमेंट उद्योग की पहली इकाई। सेकंड जो इकाई है वो कहां पर लगी? सवाई माधोपुर में। कौन से जिले में? सवाई माधोपुर जिले में। कब लगी? 1953 में। कंपनी का नाम क्या था? जयपुर सीमेंट उद्योग। कौन से ब्रांड का ये सीमेंट बनाती है? त्रिभुवन छाप सीमेंट, आपने सुना होगा नाम। ठीक है, और ये जो त्रिभुवन छाप सीमेंट ब्रांड जो कंपनी बनाती है और इसका जो कारखाना सवाई माधोपुर में है वो एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। क्या? एशिया की सबसे बड़ी इकाई है सीमेंट उद्योग की। ठीक है, कौन सी? सवाई माधोपुर वाली। आगे बढ़े तो सीमेंट यूनिट की ओर देख लेते हैं, सीमेंट उद्योग से जुड़ी यूनिटों को और देख लेते हैं। कहां पर चलते हैं? सबसे पहले चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में स्थान है कहां? निम्बाहेड़ा। वहां पर कौन सी फैक्ट्री है? जेके सीमेंट की फैक्ट्री। ठीक है, जेके सीमेंट एक ब्रांड सीमेंट की क्या है? नाम है ब्रांड का। वहां पर जेके सीमेंट बनाया जाता है कहां पर? निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़ में। और उत्पादन के मामले में राजस्थान की सबसे बड़ी सीमेंट इकाई कौन सी है? जेके सीमेंट। जबकि एरिया के हिसाब से राजस्थान की सबसे बड़ी सीमेंट इकाई कौन सी है? जो सवाई माधोपुर ने हमने सेकंड पढ़ी थी, जयपुर सीमेंट इकाई। ठीक है, आगे देखें तो कोटा जिले में कौन सी है? कौन से ब्रांड का सीमेंट बनता है? श्री राम सीमेंट। कहां पर? कोटा जिले में। और राजस्थान की सबसे छोटी इकाई भी यही है। जयपुर की बात करें तो जयपुर में कोटपुतली जो एरिया है वहां पर ग्रासिम सीमेंट बनता है। ठीक है, ग्रासिम सीमेंट सबसे आधुनिक इकाई है कौन सी? ग्रासिम सीमेंट की, जो कि जयपुर में है। और तकनीक के आधार पर एशिया की सबसे बड़ी इकाई भी कौन सी है? ग्रासिम सीमेंट। जैसलमेर आपको याद रखना है किसके लिए एग्जाम में पूछा जाता है क्या? कि राज्य में अर्थात राजस्थान में भविष्य का सीमेंट उत्पादक जिला कौन सा है? तो आपको क्या करना है? जिला जैसलमेर। ठीक है, आगे बढ़े तो कुछ और हम सीमेंट ब्रांड देख लेते हैं कहां कहां पर। चित्तौड़गढ़ में देखिए तो चेतक सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट निम्बाहेड़ा, वंडर सीमेंट निम्बाहेड़ा, लाफार सीमेंट मावलिया गांव जो कि निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ में याद रखने आपको। ठीक है, कौन कौन से? चेतक सीमेंट, अल्ट्राटेक, वंडर, लाफार्ज। बांसवाड़ा में इंडिया सीमेंट जो कि नोकिया बांसवाड़ा में इसकी फैक्ट्री है। उदयपुर में देखें तो याद रखना है आपको हिंदुस्तान सीमेंट। कोटा में बिरला मंगलम सीमेंट जो कि मोडक में है। जयपुर में अल्ट्राटेक सीमेंट जो कि कोटपुतली जयपुर में है। सीकर में बिनानी सीमेंट जो कि सिरोही स्थान पर है। नागौर और जो पाली दो जिले हैं, इन दोनों जिलों में कौन से ब्रांड का सीमेंट बनता है? अंबुजा सीमेंट। पाली में देखें तो खारीमाबास स्थान है, वहां पर इसकी फैक्ट्री है। नागौर में है, मुंडवा में। ठीक है, आगे बढ़े तो आगे बात करते हैं किसकी? सफेद सीमेंट जो कि व्हाइट सीमेंट है उसकी बात करते हैं। तो राजस्थान में तीन जगह क्या है? फैक्ट्री है और तीन जगह व्हाइट सीमेंट बनता है। कौन कौन सी वो जगह? सबसे पहले देखते हैं हम नागौर। नागौर में कौन सी है? जेके व्हाइट सीमेंट की फैक्ट्री। वहां पर क्या बनता है? व्हाइट सीमेंट बनता है, जिसका नाम क्या है? जेके व्हाइट सीमेंट। स्थान कौन सा है? नागौर में, गोटन। स्थापना कब हुई इस फैक्ट्री की? 1984 को। राजस्थान की जो पहली सफेद सीमेंट की जो इकाई है वो कौन सी है? जेके व्हाइट सीमेंट। नेक्स्ट देखिए जोधपुर में तो जोधपुर में कौन सी है? बिरला व्हाइट सीमेंट। कहां पर है? जोधपुर में, खारिया खंगार में। स्थापना कब हुई इसकी? 1988 में। अगली जो आखिरी थर्ड है वो कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में कौन सी है? जेके व्हाइट सीमेंट। दो जगह देखी हमने, एक तो नागौर में जेके व्हाइट सीमेंट, चित्तौड़गढ़ में भी कौन सी? जेके व्हाइट सीमेंट। चित्तौड़गढ़ में कौन से स्थान पर? मांगरोल में। स्थापना कब हुई इस फैक्ट्री की? 2005 को। सर्वाधिक जो व्हाइट सीमेंट का उत्पादन है इन तीनों इकाइयों में तो वो कहां पर होता है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, तीन इकाई देखी हमने सफेद सीमेंट की। कहां कहां पर? एक तो नागौर में जेके व्हाइट सीमेंट, जोधपुर में बिरला सीमेंट और चित्तौड़गढ़ में जेके व्हाइट सीमेंट। आगे बढ़े तो नेक्स्ट उद्योग है अपना कौन सा? चीनी उद्योग। चीनी जो कि किससे बनती है? गन्ने से बनती है, अर्थात इसका जो कच्चा माल है वो कहां से आता है? कृषि से आता है। इसको देखिए तो यह क्या है? केंद्रीकृत उद्योग है। अब केंद्रीकृत उद्योग होता क्या है? तो देखो चीनी उद्योग के मामले में देखें तो जहां पर गन्ना होगा वहीं पर क्या होगा? चीनी उद्योग। मतलब कोई भी उद्योग हो और उससे रिलेटेड जो उसका कच्चा माल है तो जहां पर उसका कच्चा माल उपलब्ध है वहीं पर क्या होगा? उस उद्योग की स्थापना की जाएगी। मतलब जैसे चीनी उद्योग है, चीनी में क्या चाहिए? गन्ना। जहां पर गन्ने का उत्पादन ज्यादा होगा तो चीनी उद्योग के लिए जो फैक्ट्रियां लगेगी, शुगर मिल, वो कहां लगेगी? जहां पर गन्ने का उत्पादन हो रहा है। तो ये क्या है? केंद्रीकृत उद्योग है। कौन सा उद्योग? चीनी उद्योग।
कच्चा माल देके, तो आप सब जानते हो कौन सा, गन्ना। लेकिन एक और चीज है जिससे चीनी बनाई जाती है, वो क्या है, चुकंदर। मतलब चीनी या तो गन्ने से बनाई जाती है या फिर चुकंदर से, दो चीजों से चीनी बनती है, ठीक है। चीनी उद्योग के लिए जो हम मिल देखे, तो पहली जो मिल लगी थी वो कहां पर लगी थी, द मेवाड़ शुगर मिल। कहां पर, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। नाम क्या था उस मिल का, द मेवाड़ शुगर मिल, ठीक है। आगे बढ़े तो जो प्रथम जो इकाई थी द मेवाड़ शुगर मिल, इसकी स्थापना भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में कब हुई, 1932 को। कब हुई, 1932 को। और एक पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है क्या, कि 1976 में जो द मेवाड़ शुगर मिल थी, उसकी एक सहायक यूनिट के रूप में उदयपुर में किसकी स्थापना की गई, उदयपुर शुगर मिल की, ठीक है। आगे बढ़े तो दूसरी इकाई को देखिए, क्या नाम है दूसरी इकाई का, शुगर मिल का, गंगानगर शुगर मिल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इकाई है चीनी उद्योग में वो कौन सी है, गंगानगर शुगर मिल, क्योंकि इस मिल से लगभग एक क्वेश्चन 100% बनता है। वो कैसे, आगे देखिए। स्थापना कब हुई इसकी, 1937 को, ठीक है। प्रारंभ इसकी स्थापना 1936 में बीकानेर इंडस्ट्रीज के रूप में हुई थी, लेकिन इसको अगले वर्ष 1937 में किसमें बदल दिया, गंगानगर शुगर मिल में। उत्पादन जो इसने चीनी का शुरू किया वो कब किया, 1946 से। वर्ष 1956 में राज्य सरकार के द्वारा क्या कर लिया गया, इसको अधिग्रहण कर लिया गया। पहले ये क्या थी, प्राइवेट सेक्टर की मिल थी, ठीक है। आगे देखें तो वर्ष 1968 से यहाँ पर चुकंदर से चीनी का उत्पादन का कार्य क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। और यहाँ पर क्या होता है, देसी शराब का भी उत्पादन किया जाता है। कौन सी मिल में, गंगानगर शुगर मिल में। कोरोना काल के समय यहाँ पर क्या बनाए गए थे, सैनिटाइजर। वर्ष 2016-17 में इसे कमीनपुरा जो गंगानगर में है वहां पर क्या कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। गंगानगर शुगर मिल के 4 अन्य जो है यूनिट अर्थात संयंत्र जहां पर देसी शराब का उत्पादन किया जाता है, कहां कहां पर है ये, तो याद रखना है आपको, अजमेर, प्रतापगढ़, बारां और जोधपुर। आगे देखें तो जयपुर में स्थान है झोंटवाड़ा। यहां पर जो गंगानगर शुगर मिल की इकाई है वहां पर महंगी शराब जिसका नाम क्या है, जैसे जगमोहन, रॉयल हेरिटेज लिकर, इसका क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। ये जगमोहन रॉयल हेरिटेज लिकर, इसको एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। कौन सी मिल इसका उत्पादन करती है, गंगानगर शुगर मिल। आगे देखें थर्ड इकाई को जो यूनिट है वो कौन सी है, केशवराय पाटन शुगर मिल, जो कि कहां पर है, बूंदी जिले में वर्तमान में। लेकिन ये जो मिल है ये क्या है, बंद है। स्थापना कब हुई थी इसकी, 1965 को। और वर्तमान में इस इकाई में 1000 मेगावाट क्षमता की गैस आधारित विद्युत परियोजना क्या है, प्रस्तावित है, लेकिन अभी तक वहां पर लगी नहीं है, ठीक है। आगे देखिए अगला उद्योग तो कौन सा है, वनस्पति घी उद्योग। वनस्पति घी माने जो कि वनस्पति से बनाया जाता है डालडा, वो, ठीक है। स्थान कहां, भीलवाड़ा, याद रखना है। कहां पर है वनस्पति घी उद्योग, भीलवाड़ा में। राजस्थान में वनस्पति घी की जो पहली इकाई है वो 1964 में कहां पर स्थापित की गई, भीलवाड़ा में, ठीक है। अगला उद्योग देखिए तो कौन सा है, नमक उद्योग, जो कि क्या एक रासायनिक उद्योग है। अगला पॉइंट क्या याद रखना है कि भारत का लगभग 12% जो नमक का उत्पादन है वो कहां पर किया जाता है, राजस्थान में किया जाता है। नमक का उत्पादन या तो झील से किया जाता है या समुद्र से किया जाता है। अब चूंकि राजस्थान में समुद्र तो है नहीं, तो खारे पानी की जो झीलें हैं राजस्थान में, वहां से क्या किया जाता है, नमक का उत्पादन किया जाता है। देश में नमक का उत्पादन जो झील से किया जाता है उसमें प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य आता है, अपना राजस्थान राज्य। आगे देखिए तो राजस्थान में क्या है, नमक मंडी है, कहां पर, नावा नागौर में। यहां पर अमेरिका और जो जर्मनी है उसकी मदद से नावा मॉडल सोल्ट फोरम की क्या की गई, स्थापना की गई। इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था कि नमक उत्पादन इकाइयां जो भी यहां पर फैक्ट्रियां नमक उत्पादन करने की, उनको क्या दे सके, उच्च तकनीकी सहायता प्रदान कर सके। इसी क्रम में यहां पर अमेरिका जर्मनी की हेल्प से एक फार्म की स्थापना की गई जिसका नाम क्या है, नावा मॉडल सोल्ट फार्म। आगे देखिए तो राजस्थान में नमक का उत्पादन देखिए तो कहां कहां से किया जाता है। तो सबसे पहला जो टॉप में नाम आता है, कौन सी झील, सांबर झील, जो कि जयपुर में है। यहां से देश का 8.7% नमक का उत्पादन किया जाता है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का 80% जो नमक है वो कहां से बनता है, सांबर झील से। यहां पर जो नमक उत्पादन का कार्य है वो कौन करता है, सांबर सोल्ट लिमिटेड कंपनी करती है, जो कि किसके अधीन है, हिंदुस्तान सोल्ट लिमिटेड की क्या एक इकाई है, ठीक है। बात करें यहां पर जो नमक उत्पादन है वो एक परंपरागत विधि है जिसका नाम है क्यार विधि, उससे भी जो है यहाँ पर नमक उत्पादन किया जाता है, ठीक है, सांबर झील में। अगली जो झील है वो कौन सी, पचपदरा झील, जहां से नमक उत्पादन किया जाता है। और जो यहां से जो नमक उत्पादन किया जाता है किस टाइप का होता है, स्फुटिक अर्थात डलीदार नमक है, उसका उत्पादन किया जाता है। कहां से, पचपदरा झील से। यहां से राजस्थान का सबसे अच्छा नमक का उत्पादन किया जाता है। सबसे अच्छा नमक क्यों, क्योंकि ये जो नमक है क्या होता है, आयोडीन युक्त नमक होता है। नमक का उत्पादन कार्य कौन करता है पचपदरा झील में, तो करता है पचपदरा सोल्ट लिमिटेड, जो कि आधुनिक तकनीक से क्या करती है, नमक का उत्पादन करती है। परंपरागत तरीके से यहाँ पर खारवाल जाति के जो लोग हैं वो मोरली झाड़ी की सहायता से भी क्या करते हैं, नमक का उत्पादन करते हैं। आगे बढ़े तो अगली झील है डीडवाना झील नागौर, जहां से नमक का उत्पादन किया जाता है। लेकिन जो यहाँ का जो नमक है वो खाने योग्य नहीं होता। इसका कारण क्या है, क्योंकि खाने योग्य नमक जो है वो NaCl सोडियम क्लोराइड होता है, जबकि यहाँ पर जो नमक उत्पादन किया जाता है वो होता है सोडियम सल्फेट NaSO4, जिसको हम खा नहीं सकते। अब जब खा नहीं सकते तो उत्पादन क्यों किया जाता है, तो देखो उत्पादन इसलिए किया जाता है क्योंकि इस नमक का जो सोडियम सल्फेट, इसका उपयोग चमड़ा और कागज उद्योग में बड़ी मात्रा में किया जाता है।
और जो डीडवाना झील है, यहाँ से नमक उत्पादन का कार्य कौन करता है? राजस्थान स्टेट केमिकल एंड वर्क्स लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट संस्थान है, वो क्या करती है? डीडवाना झील जो नागौर में है वहां से नमक का उत्पादन करती है। आगे देखिए तो वर्तमान में जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेट कंपनी, जो प्राइवेट संस्थान है, उनको लीज पर देकर क्या करवाती है? नमक का उत्पादन करवाती है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला उद्योग जो कि कौन सा उद्योग है? कांच उद्योग। और जो कांच उद्योग है, इसके लिए जो आवश्यक कच्चा माल है वो कौन कौन सा है? सिलिका और बालू मिट्टी। अब जब आपने राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़े होंगे, साथ में आपने जो खनिज वाला जो चैप्टर है वो पढ़ा होगा, तो आपको याद होगा कि सिलिका बालू मिट्टी सर्वाधिक कहां पर? धौलपुर जिले में। इसलिए राज्य में सर्वाधिक जो विकास हुआ कांच उद्योग का, वो कहां पर हुआ? धौलपुर जिले में हुआ। बात करें कांच या सिरेमिक पार्क, जो कि रिको द्वारा स्थापित पार्क, विशिष्ट थीम पार्क थे कांच उद्योग के लिए, ये कहां पर है? दो जगह मैंने बताई थी मैप से, खारा जो कि बीकानेर में है, और दूसरी है धिलोट जो कि अलवर में है। कांच या सिरेमिक पार्क आपसे पूछे तो दो स्थान याद रखने हैं, खारा बीकानेर और धिलोट अलवर। इसकी प्रमुख यूनिट देखिए, कारखाने देखिए, तो पहला आता है धौलपुर ग्लास वर्क। ठीक है, कहां पर है ये? धौलपुर जिले में। और ये जो धौलपुर ग्लास वर्क है, ये एक शुगर मिल है, चीनी उद्योग में हमने देखा था गंगानगर शुगर मिल, उसके अधीन कार्य करता है कौन? धौलपुर ग्लास वर्क। दूसरा आता है द हाई टेक्निकल प्रोसीजन ग्लास वर्क, ये भी कहाँ है? धौलपुर जिले में, और ये भी किसके अधीन है? गंगानगर शुगर मिल के अधीन। अब चूंकि गंगानगर शुगर मिल में क्या बनाया जाता है? चीनी बनाई जाती है, साथ में देसी शराब बनाई जाती है। अब इस चीज के लिए जरूरत पड़ती है पैकिंग में किसकी? कांच की, कांच के गिलास की, बोतल की। तो जो कांच की जो बोतल है वो गंगानगर शुगर मिल किससे लेती है? द हाई टेक्निकल प्रोसीजन ग्लास वर्क, जो इकाई है किसकी? कांच उद्योग की, उससे लेती है कौन? कांच की बोतल। अगली इकाई कौन सी है? सेमकोर ग्लास वर्क, कहां पर है? कोटा जिले में। दक्षिण कोरिया की क्या है? ये कंपनी है। यहाँ पर क्या किया जाता है? टीवी की पिक्चर ट्यूब जो होती है उसका निर्माण किया जाता है, परंतु वर्तमान में जो सेमकोर ग्लास वर्क है क्या है? बंद है। फोर्थ जो यूनिट है वो कौन सी है? सेंट गोबेन ग्लास वर्क, कहां पर है ये? कहरानी गांव, जो कि भिवाड़ी अलवर में स्थित है। ठीक है, बात करें ये जो सेंट गोबेन ग्लास वर्क है, एशिया की क्या है? सबसे बड़ी कांच उद्योग इकाई है। कौन सी? सेंट गोबेन ग्लास वर्क। और ये जो सेंट गोबेन ग्लास वर्क जो राजस्थान में कांच उद्योग की इकाई है, ये किस देश की है? ये है फ्रांस देश की। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम राजस्थान के जो प्रमुख रासायनिक उद्योग है उनके बारे में देख लेते हैं। बायोमैप देखेंगे कि कौन से जिले में रासायनिक उद्योग से संबंधित कारखाने हैं, कौन कौन सी फैक्ट्रियां हैं, नाम याद रखने हैं आपको और उससे संबंधित जिले आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं श्री गंगानगर में क्या है। गंगानगर फर्टिलाइजर्स। डीडवाना कुचामन जिले की बात करें तो सोडियम सल्फेट कारखाना है। भीलवाड़ा में देखें तो मोदी एल्केलीज है। उदयपुर में झामर कोटला फर्टिलाइजर्स, लिबर्टी फास्फेट फर्टिलाइजर्स और रासायनिक खाद कारखाना, कहां पर? उदयपुर में। चित्तौड़गढ़ में देखिए तो राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स कपासन, जो कि चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, कोटा में दो नाम याद रखने हैं आपको, चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल, जो कि गढ़ेपान कोटा में है, और दूसरा श्रीराम फर्टिलाइजर एंड केमिकल। ये क्या है? कारखाने हैं, रासायनिक उद्योग से जुड़े हुए कारखाने। धौलपुर में देखें तो राजस्थान एक्सप्लोजिव एंड केमिकल्स का कारखाना है। अलवर में है मोदी केमिकल्स, और दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट, कहां पर? अलवर में। ये नाम आपको याद रखने हैं, सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लेते हैं। सोडियम सल्फेट कारखाना कहां पर है? तो डीडवाना कुचामन में। श्रीराम फर्टिलाइजर केमिकल कहां? कोटा में। ठीक है, तो देखो अपना जो चैप्टर है राजस्थान के उद्योग, उसका आखिरी जो पार्ट था 5 नंबर का, कौन सा था? राजस्थान में औद्योगिक तथ्य। इसको शुरू करते हैं। इसमें हम एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट जो अपने पॉइंट रहेगा इस चैप्टर में, उसको इसमें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या कि राजस्थान में औद्योगिक दृष्टि से जो संपन्न जिला है वो कौन सा है? जयपुर। नेक्स्ट क्या कि राजस्थान में औद्योगिक दृष्टि से जो पिछड़ा हुआ जिला है वो कौन सा? जालोर। नेक्स्ट क्या कि राजस्थान में औद्योगिक दृष्टि से सबसे बड़ा नगर पूछे तो दो याद रखने आपको, कोटा व जयपुर, और सबसे छोटे नगर में भी आपको करौली याद रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कि राजस्थान में सर्वाधिक जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां है वो कहां पर है? भिवाड़ी, जो कि खेड़तल तिजारा जिले में है। अगला पॉइंट क्या कि राजस्थान में सर्वाधिक जो बड़े औद्योगिक इकाइयां हैं, वृहद औद्योगिक इकाइयां, वो कहां पर है? जयपुर में। और पूछे कि सर्वाधिक लघु व मध्यम एमएसएमई औद्योगिक इकाइयां वो कहां पर है? जयपुर में। ठीक है, दोनों वृहद इकाइयां, लघु, मध्यम, तीनों कहां पर है? जयपुर जिले में। नेक्स्ट पॉइंट क्या कि सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय, जो भारत सरकार का मंत्रालय है, उसने भारत के 123 123 जिलों को ए और बी श्रेणी में रखा। ठीक है, उनमें से राजस्थान के कितने जिले शामिल है? 12 जिले। अब ए और बी श्रेणी क्या होती है इसको हम आगे देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं 12 जिले कौन कौन से राजस्थान के। ए श्रेणी में शामिल है 5 जिले, कौन कौन से? जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, चूरू और बांसवाड़ा। बी श्रेणी में शामिल है 7 जिले, कौन कौन से? धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, डूंगरपुर, नागौर, सीकर और झालावाड़। ठीक है, अब देखते हैं कि ए श्रेणी क्या होती है। वे जिले जहां खनिज के भंडार बहुत सारे, लेकिन वहां पर इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वहां पर उत्पादन किया जा सके उन खनिजों का, तो ऐसे जिले किस श्रेणी में आते हैं? ए श्रेणी में। बी श्रेणी में वे जिले आते हैं जहां पर खनिज का उत्खनन किया जा रहा है, लेकिन यूज उस जिले में नहीं किया जा रहा है, दूसरे जिले के लिए क्या किया जा रहा है? खनिजों का दोहन किया जा रहा है, तो वो जिले किस श्रेणी में आते हैं? बी श्रेणी में। ठीक है, आगे बढ़े तो राजस्थान सरकार ने सन 1978 में औद्योगिक विकास हेतु जिला उद्योग केंद्र और उप केंद्रों की क्या की स्थापना की। इसी संदर्भ में राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र है? 36। ठीक है, उप केंद्रों की बात करें तो कितने हैं? टोटल 8।
अब बात करते हैं हम राजस्थान के प्रमुख जो कुटीर उद्योग है, जो लघु सूक्ष्म उद्योग है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। कौन कौन सा उद्योग कहाँ का फेमस है, कारखाने कहाँ पर है, ठीक है, आपको याद रखने हैं। देखो तो पहला पॉइंट क्या अपना कि नमकीन पापड़ रसगुल्ला उद्योग कहाँ का है, फेमस बीकानेर का। वनस्पति घी भीलवाड़ा। तेलगानी उद्योग भरतपुर। तेलगानी में ब्रांड पूछे अगर वीर बालक छाप जो तेल है उद्योग वो कहाँ है, जयपुर। और इंजन छाप तेल पूछे तो भरतपुर। मोजड़ी उद्योग जो अपने जूते होते हैं वो मोजड़ी उद्योग कहाँ का फेमस है, जोधपुर का। बादला उद्योग जोधपुर। जस्ते की मूर्तियों का जो उद्योग है वो जोधपुर। पाव रजाई उद्योग जयपुर। माचिस उद्योग पूछे तो अलवर। आम पापड़ उद्योग पूछे तो बांसवाड़ा। सूंगड़ी नस्वार उद्योग पूछे तो अजमेर। साबुन उद्योग पूछे तो जयपुर। नमदे उद्योग पूछे तो टोंक। मथेना कला पूछे तो बीकानेर। हाथी दांत का सामान उद्योग पूछे तो जयपुर। रमकड़ा उद्योग पूछे तो गलियाकोट डूंगरपुर। कठपुतली उद्योग पूछे तो उदयपुर। लाख के बर्तन उद्योग कहां पर, बीकानेर। खेती का सामान उद्योग कहां पर, नागौर प्लस गंगानगर। गंगानगर में कहां पर, गजसिंहपुर। खेल का सामान जो बच्चों के खेल के सामान होते कहां पर बनते हैं, हनुमानगढ़ में। शीशम का फर्नीचर कहाँ, गंगानगर और हनुमानगढ़ में। लहरिया पोमचा उद्योग कहाँ पर, जयपुर में। लाख का सामान का उद्योग जयपुर। डूंगरसाई ओढ़नी कहाँ पर, जोधपुर। संगमरमर की मूर्तियां कहाँ, जयपुर। थेवा कला जो ऊंट थेवा कला जो कहाँ, प्रतापगढ़। जो होते सोने चांदी पर जो कांच चढ़ाई जाते हैं वो कौन सी कांच, थेवा कला प्रतापगढ़ की फेमस है। अजरक प्रिंट पूछे तो बाड़मेर। मटके सुराइयां पूछे तो रामसर बीकानेर। खेसला उद्योग लेटा गांव जालोर। और दर्री व पट्टा उद्योग टांकला गांव नागौर। मीनाकारी उद्योग जयपुर। सांगानेरी प्रिंट उद्योग जयपुर। बगरू प्रिंट उद्योग जयपुर। उस्ताकला उद्योग बीकानेर। हैंड टूल्स उद्योग नागौर, ठीक है। और भी याद रखने हैं आपको, कोटा डोरिया उद्योग कोटा। मलमल का उद्योग मथानिया जोधपुर। और मथानिया जोधपुर एक चीज के लिए और फेमस है, किसके लिए, मसालों में मिर्ची के लिए, ठीक है। कावड़ उद्योग बस्सी चित्तौड़गढ़। कपड़े पर मिरर वर्क जैसलमेर। बेकरी उद्योग पूछे तो जयपुर। पेच वर्क उद्योग पूछे तो शेखावाटी। गोटा उद्योग पूछे तो खंडेला सीकर। और पिछवाइया पूछे तो आपसे नाथ द्वारा राजसमंद। और आला गीला उद्योग पूछे तो कहां पर, शेखावाटी सीकर, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है। और इसी के साथ कंप्लीट होता है अपना कौन सा चैप्टर, राजस्थान के उद्योग। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।